हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। उसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। In Africa, in the 1890s, a fast spreading disease of cattle plague or rinderpest had a terrifying impact on people's livelihoods and the local economy. 1890s में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैली। ये बीमारी कैटल्स में होती थी और इस बीमारी के चलते मवेशियों की मृत्यु हो जाती थी, जिसके वजह से लोगों की आजीविका पर असर पड़ा, क्योंकि लोग कैटल्स पे डिपेंडेंट थे। और जब लोगों के आजीविका पे असर पड़ा तो उसका इम्पैक्ट लोकल इकोनॉमी पे देखने को मिला। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपेरियल इम्पैक्ट ऑन कोलोनाइज्ड सोसाइटीज। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपेरियलिज्म यानी यूरोपियन साम्राज्यवाद का कोलोनाइज्ड सोसाइटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इट shows how in this era of conquest, even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world. इस एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि जिस वक्त यूरोपियन पावर्स दूसरे देशों पर कब्जा कर रही थी, उस वक्त मवेशियों में फैलने वाली एक बीमारी ने भी हजारों लोगों के जीवन और भाग्य को बदल दिया और साथ ही साथ दुनिया के साथ उनके रिलेशन को भी रीशेप कर दिया। इस उदाहरण से ये पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। Historically, Africa had abundant land and a relatively small population. For centuries, land and livestock sustained African livelihoods, and people rarely worked for a wage. अफ्रीका में बहुत वास्ट लैंड है, लेकिन रिलेटिवली वहां पॉपुलेशन कम था। सदियों तक अफ्रीकन्स अपने लाइवलीहुड के लिए लैंड और लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट रहते थे। वहां वेज यानी वेतन के लिए लोग बहुत रेयरली ही काम करते थे। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। In late 19th century Africa, there were few consumer goods that wages could buy. If you had been an African possessing land and livestock, and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wage. लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका में ऐसे बहुत ही कम कंज्यूमर गुड्स थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास भी जमीन और कैटल्स होते, तो आपको भी लगता कि वेजेस के लिए काम करने की क्या जरूरत है। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था।
अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. लेट 19th सेंचुरी में अफ्रीका के वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स देखकर यूरोपियन पावर्स अफ्रीका के तरफ अट्रैक्ट हुए। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। Europeans came to Africa hoping to establish plantations and mines to produce crops and minerals for export to Europe. But there was an unexpected problem, a shortage of labor willing to work for wages. यूरोपियंस अफ्रीका में प्लांटेशंस सेटअप करना चाहते थे और क्रॉप को यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहते थे, और वे अफ्रीका के माइंस से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके उसे भी यूरोप एक्सपोर्ट करना चाहते थे। बट यूरोपियंस के सामने एक प्रॉब्लम आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग वेज के लिए काम नहीं करना चाहते थे। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खादानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहां एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। Employers used many methods to recruit and retain labor. Heavy taxes were imposed, which could be paid only by working for wages on plantations and mines. यूरोप से जो एम्प्लॉयर्स आए थे, वे लेबरर्स को रिक्रूट करने के लिए उन्हें अपने पास रोकने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते थे। अफ्रीकन्स के ऊपर हेवी टैक्स इंपोज कर दिया गया, जिसका पेमेंट वे तभी कर पाते जब वे प्लांटेशन या माइंस में वेजेस के लिए काम करते। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमाकर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खादानों में काम करता हो। Inheritance laws were changed so that peasants were displaced from land. Only one member of the family was allowed to inherit land, as a result of which the others were pushed into the labor market. Mine workers were also confined in compounds and not allowed to move freely. किसानों को जमीन से हटाने के लिए इनहेरिटेंस लॉज में चेंज ला दिए गए। नए कानून के तहत अब परिवार के एक ही सदस्य को जमीन प्राप्त होगी, मतलब एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस लॉ के द्वारा परिवार के बाकी सदस्यों को लेबर मार्केट में काम करने के लिए ढकेला जाने लगा। जो माइन वर्कर्स थे, उन्हें भी कंपाउंड में बंद कर दिया गया। उन्हें फ्रीली मूव करने की आजादी नहीं थी। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। देन केम रिंडरपेस्ट, अ डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। इसके बाद वहां रिंडरपेस्ट नामक एक कैटल डिजीज फैल गया। तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। Rinderpest arrived in Africa in the late 1880s. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. लेट 1880s में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी आई। ईस्ट अफ्रीका में एरिट्रिया में इटालियन सोल्जर्स ने हमला किया था। उनको खिलाने के लिए ब्रिटिश एशिया से कैटल इंपोर्ट किया गया था। ब्रिटिश एशिया से लाए गए कैटल्स इन्फेक्टेड थे। उनसे ही रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी फैली। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहां पहुंची थी। Entering Africa in the east, Rinderpest moved west like forest fire, reaching Africa's Atlantic coast in 1892.
It reached the Cape, Africa's southernmost tip, 5 years later. Along the way, Rinderpest killed 90% of the cattle. रिंडरपेस्ट सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका में फैला। इसके बाद वो जंगल में आग की तरह फैला और वेस्टर्न अफ्रीका पहुंच गया और 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट पहुंच गया। 5 साल बाद ये अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट टिप केप ऑफ गुड होप पहुंच गया। रिंडरपेस्ट के कारण 90% ऑफ द कैटल की मौत हो गई। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में ये अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद ये केप अफ्रीका का धूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। Planters, mine owners, and colonial governments now successfully monopolized what scarce cattle resources remained to strengthen their power and to force Africans into the labor market. अफ्रीका के लोगों की लाइवलीहुड कैटल्स पे डिपेंडेंट थी। कैटल्स के मर जाने के कारण उनकी आजीविका छिन गई। अब जो प्लांटेशन के ओनर्स थे, माइन ओनर्स थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने बचे खुचे कैटल रिसोर्सेज पे अपना मोनोपोली स्थापित कर लिया। मतलब बचे खुचे कैटल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारण उनकी पावर बढ़ गई और वे अफ्रीकन्स को लेबर मार्केट में ढकेलने के लिए फोर्स कर पाए। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। Control over the scarce resource of cattle enabled European colonizers to conquer and subdue Africa. बचे खुचे कैटल रिसोर्सेज पे कब्जा करने के बाद ही यूरोपियंस को पूरे अफ्रीका को जीतने का और उसे गुलाम बना लेने का एक बहुत अच्छा मौका हाथ लग गया था। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। Similar stories can be told about the impact of Western conquest on other parts of the 19th century world. 19th सेंचुरी में दुनिया के दूसरे हिस्सों पे यूरोपियंस ने जो कब्जा किया था, वहां भी ऐसी ही कुछ कहानी देखी जा सकती है। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती हैं। 1887 की द ग्राफिक की ये चित्र है जिसमें ट्रांसवाल गोल्ड माइंस के तरफ ट्रांसपोर्ट को दिखाया गया है। विल्ज रिवर को पार करके ट्रांसवाल गोल्ड माइंस तक पहुंचने का ये एक आसान रास्ता था। विट वाटर स्ट्रैंड में गोल्ड के डिस्कवरी के बाद यूरोपियंस उस रीजन में पहुंचने की होड़ में लग गए। उन्हें ना बीमारी का डर था और ना ही जर्नी में आने वाले परेशानियों का। 1890s तक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड के गोल्ड प्रोडक्शन में 20% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। द ग्राफिक 1875 की ये इमेज है जिसमें साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल गोल्ड फील्ड्स में मजदूरों को खुदाई करते दिखाया गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। भारत से इंडेंचर्ड लेबरर्स को दूसरे देशों में लेकर जाना भी 19th सेंचुरी के डार्कर साइड को दिखाता है। भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। इंडेंचर्ड लेबर, अ बॉन्डेड लेबरर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू ए न्यू कंट्री और होम। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्डेड लेबर जो अपने एम्प्लॉयर के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए काम करता था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में होता था। इस कॉन्ट्रैक्ट को इंडेंचर्ड यानी गिरमिट कहा जाता था। इसलिए इन लेबरर्स को इंडेंचर्ड लेबरर्स यानी गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। वे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इसलिए काम करते थे ताकि वे किसी नए देश या घर जाने के लिए पेमेंट कर सके।
गिरमिटिया मजदूर, एक बंधुआ मजदूर जो एक नियोक्ता के लिए एक विशिष्ट समय के लिए काम करने के लिए अनुबंध के तहत होता है, ताकि वो किसी नए देश या घर में जाने के लिए भुगतान कर सके। It was a world of faster economic growth as well as great misery, higher incomes for some and poverty for others, technological advances in some areas and new forms of coercion in others. हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि 19th सेंचुरी में जहां कुछ देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, लोगों की इनकम बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे थे, वहीं जो देश कोलोनाइज हो रहे थे, वहां लोगों की स्वतंत्रता छीन जा रही थी, उनके काम धंधे चौपट हो जा रहे थे, गरीबी आ रही थी, लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, in mines, and in road and railway construction projects around the world. 19th सेंचुरी में भारत और चाइना के लाखों मजदूरों को दूर दूर के देशों में ले जाया गया, ताकि वे वहां प्लांटेशंस में, माइंस में, रोड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम कर सके। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। In India, indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation. भारत में इंडेंचर्ड लेबरर्स को कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में हायर किया जाता था। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये शर्त होती थी कि अगर ये मजदूर 5 साल के लिए प्लांटेशंस में अपने मालिक के लिए काम करेंगे तो वे वापस भारत लौट सकते हैं। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिकों के बागान में 5 साल के लिए काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। भारत के ज्यादातर इंडेंचर्ड लेबरर्स प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु को बिलोंग करते थे। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। In the mid 19th century, these regions experienced many changes. Cottage industries declined, land rents rose, lands were cleared for mines and plantations. मिड 19th सेंचुरी में इन क्षेत्रों में बहुत सारे चेंजेस आए थे। कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया था, लैंड रेंट बढ़ गया था, माइंस एंड प्लांटेशंस के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rents, became deeply indebted, and were forced to migrate in search of work. इन सबके वजह से गरीबों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वे रेंट पे जमीन ले तो लेते थे, बट रेंट चुका नहीं पाते थे। वे बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए थे। इस वजह से उन्हें काम की तलाश में माइग्रेट करना पड़ा। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे, लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा बढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। The main destinations of Indian indentured migrants were the Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana, and Suriname, Mauritius, and Fiji. Closer home Tamil migrants went to Ceylon and Malaya. Indentured workers were also recruited for tea plantations in Assam. भारत में जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, उन्हें मेनली मॉरिशियस, फिजी, कैरेबियन आइलैंड्स लेकर जाया जाता था। कैरेबियन आइलैंड्स में मेनली त्रिनिदाद, गुएना और सुरिनाम लेकर जाया जाता था। तमिल माइग्रेंट्स को सिलोन और मलया लेकर जाया जाता था। इंडेंचर्ड लेबरर्स को
असम के टी प्लांटेशंस में भी लेकर जाया जाता था, वहां पे काम करवाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयना और सुरिनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल आप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। Recruitment was done by agents engaged by employers and paid a small commission. Many migrants agreed to take up work, hoping to escape poverty or oppression in their home villages. लेबरर्स का रिक्रूटमेंट एजेंट्स द्वारा होता था, जिन्हें प्लांटेशन या माइंस के मालिक काम पे रखते थे। रिक्रूटमेंट के बदले इन एजेंट्स को थोड़ा बहुत कमीशन मिलता था। बहुत सारे माइग्रेंट्स इन कामों के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे गांव की गरीबी से बच पाएंगे और गांव में जो उनका शोषण होता है उससे भी बच पाएंगे। इसलिए वे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मान लेते थे। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। Agents also tempted the prospective migrants by providing false information about final destinations, modes of travel, the nature of the work, and living and working conditions. एजेंट्स भी इन माइग्रेंट्स को फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, काम का नेचर कैसा होगा, वर्किंग और लिविंग कंडीशंस कैसे होंगे, इन सब चीजों के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती थी। एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants. ज्यादातर समय इन माइग्रेंट्स को तो ये भी नहीं बताया जाता था कि इन्हें लंबे समुद्री यात्रा पे जाना है। कभी कभी कोई व्यक्ति इंडेंचर्ड लेबर के लिए तैयार नहीं होता था, तो एजेंट्स उनका अपहरण कर लेते थे। बहुत सारे आप्रवासियों को तो ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था, तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। 19th century indentured has been described as a new system of slavery. 19th सेंचुरी में इंडेंचर्ड लेबर के सिस्टम को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें मजदूरों से गुलामी करवाई जाती थी। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया है। On arrival at the plantations, laborers found conditions to be different from what they had imagined. जब लेबरर्स प्लांटेशंस पहुंचते थे, तो वे पाते थे कि वर्किंग और लिविंग कंडीशंस उससे बिल्कुल अलग है जैसा वे सोच रहे थे या उन्हें जैसा बताया गया था। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को ये पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे, यहां वैसे हालात नहीं हैं। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वेयर हार्श एंड देयर वेयर फ्यू लीगल राइट्स। प्लांटेशंस और माइंस के जगह पे वर्किंग और लिविंग कंडीशंस बहुत हार्श थे और उनके पास बहुत ही कम लीगल राइट्स होते थे। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। मेनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड्स, दो इफ कॉट दे फेस्ड सीवियर पनिशमेंट। बट वर्कर्स ने भी इन जगहों पे सरवाइव करने के अपने अपने तरीके ढूंढ निकाले थे। बहुत सारे लोग तो भागकर जंगलों में चले गए, बट अगर इनको पकड़ लिया जाता तो उन्हें सीवियर पनिशमेंट फेस करना पड़ता। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। Others develop new forms of individual and collective self-expression, blending different cultural forms old and new. बहुत सारे लोगों ने नए और पुराने डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स को ब्लेंड करके इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका ढूंढ लिया था। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति था
उसका कोई ए कल्चर रहा होगा, ऐसे ही कोई बी व्यक्ति रहा होगा, उसका कोई बी कल्चर रहा होगा। इन लोगों ने अपने कल्चर को ब्लेंड किया और एक नया कल्चर फॉर्म कर लिया सी, जिससे ये ए और बी खुद को एक्सप्रेस कर पाए। In Trinidad, the annual Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hosay for Imam Hussain, in which workers of all races and religions joined. त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक कार्निवल का रूप दे दिया गया था। इस कार्निवल का नाम होजे था। इसमें सभी रिलीजियन और रेस के मजदूर हिस्सा लेते थे। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होजे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। Similarly, the protest religion of Rastafarianism, made famous by the Jamaican reggae star Bob Marley, is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean. इसी तरह रास्ताफेरिनिज्म नामक एक प्रोटेस्ट रिलीजन जिसे जमैका के रेगे सिंगर बॉब मार्ले ने फेमस किया था, इसमें भी कैरेबियन आइलैंड और इंडियन माइग्रेंट्स के बीच सोशल और कल्चरल लिंक देखा जा सकता है। इसी प्रकार रास्ताफारियानावाद नामक विद्रोह धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय आप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। Chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of the post-indenture experience. गुएना और त्रिनिदाद में फेमस चटनी म्यूजिक भी वहां इंडियन माइग्रेंट्स के पहुंचने के बाद सामने आई। इसमें भी इंडियन माइग्रेंट्स के क्रिएटिव कंटेम्पोररी एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। त्रिनिदाद और गुएना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things from different places get mixed, lose their original characteristics, and become something entirely new. एक ग्लोबल वर्ल्ड बनाने के इस तरह के कल्चरल फ्यूजन ने मदद की। ये एक ऐसा प्रोसेस था जहां अलग अलग जगहों से आए लोगों के कल्चर घुल मिल गए, उन्होंने अपना ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक खो दिया और एकदम नया रूप सबके सामने आया। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। ये ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। Most indentured workers stayed on after their contracts ended or returned to their new homes after a short spell in India. Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries. Most of the indentured laborer ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वहीं रुक गए और जो वापस लौटे भी वे थोड़ा वक्त भारत में बिताकर वापस अपने नए घर लौट गए। इस कारण इन देशों में इंडियन डिसेंट के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहां बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। Have you heard of the Nobel Prize winning writer V.S. Naipaul? Some of you may have followed the exploits of West Indies cricketers Shiv Narayan Chandrapal and Ram Naresh Sarwar. If you have wondered why their names sound vaguely Indian, the answer is that they are descended from indentured labor migrants from India. क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायपॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपॉल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना होगा। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। From the 1900s, India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. 1900 से ही भारत के नेशनलिस्ट लीडर्स इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन सिस्टम का विरोध करने लगे। उनके ओपिनियन में
ये अब्यूजिव और क्रूएल था। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में ये बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। It was abolished in 1921, yet for a number of decades afterwards, descendants of Indian indentured workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in the Caribbean islands. Some of Naipaul's early novels capture their sense of loss and alienation. 1921 में ये सिस्टम एबोलिश हो गया, बट इसके बाद भी कई डिकेड्स तक इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स के जो वंशज थे वे कैरिबियन आइलैंड्स पे माइनॉरिटी की तरह जीते रहे। वहां के लोग उन्हें कूली मानते थे और वैसा ही बर्ताव करते थे। नायपॉल के अर्लियर नॉवेल्स में इस सेंस ऑफ लॉस एंड एलियनेशन के फीलिंग को देखा जा सकता है। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहां के लोग उन्हें कूली मानते थे और उनके साथ कूलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विछोह और परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। अर्ली 19 सेंचुरी में त्रिनिदाद के कोकोआ प्लांटेशंस में इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स की ये फोटो है। इंडेंचर्ड लेबरर्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए फोटो लिया जाता था। एम्प्लॉयर्स के लिए उनके नाम नहीं, उनकी ये नंबर मैटर करते थे। इंडेंचर्ड लेबरर का ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, विदेश में भारतीय उद्यमी। ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। लार्ज प्लांटेशंस कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट्स, बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट? एंटर द इंडियन बैंकर। वर्ल्ड मार्केट के लिए फूड एंड अदर क्रॉप्स जैसे कॉटन वगैरह ग्रो करने के लिए कैपिटल की जरूरत थी। जो लार्ज प्लांटेशंस थे वे इस कैपिटल को बैंक और मार्केट से बोरो कर सकते थे, बट छोटे किसान कहां से बोरो करते? यहीं पे इंडियन बैंकर्स यानी देशी महाजन और साहूकारों की एंट्री होती है। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देशी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नाटुकोट्टई चेट्टियार्स? क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नाटुकोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? They were amongst the many groups of bankers and traders who financed export agriculture in Central and Southeast Asia using either their own funds or those borrowed from European banks. वे उन ग्रुप ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स में से थे जो सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर के लिए लोन देते थे। इसके लिए या तो वे अपने फंड से पैसा देते थे या फिर यूरोपियन बैंक से बोरो करके पैसा देते थे। ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसके लिए वे या तो अपने जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास दूर दूर तक पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। उन्होंने कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के इंडिजीनियस फॉर्म्स यानी देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। उनके पास दूर दूर तक पैसा पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहां तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनीलेंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कोलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हाउएवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनीलेंडर्स यूरोपियन कोलोनाइजर्स का पीछा करते करते अफ्रीका जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स तो यूरोपियन कॉलोनीज से भी आगे तक जा निकले। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। फ्रॉम द 1860s they established flourishing emporia at busy ports worldwide, selling local and imported curios to tourists whose numbers were beginning to swell.
थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स। 1860s से उन्होंने दुनिया भर के बिजी पोर्ट्स पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए। इन एम्पोरियम्स में टूरिस्ट्स को लोकल और इंपोर्टेड चीजें मिलती थी। सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स के आ जाने के कारण टूरिस्ट की संख्या बढ़ी और यह कारोबार भी फला फूला। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। ये एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। Historically, fine cottons produced in India were exported to Europe. With industrialization, British cotton manufacture began to expand, and industrialists pressurized the government to restrict cotton imports and protect local industries. भारत में फाइन कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था और उसे यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ब्रिटिश कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगा। इस कारण वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने गवर्नमेंट पे दबाव बनाना शुरू किया कि कॉटन के इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए और लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वो कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। Tariffs were imposed on cloth imports into Britain. Consequently, the inflow of fine Indian cotton began to decline. ब्रिटेन में जो क्लॉथ इंपोर्ट होता था उस पे टैरिफ लगा दिया गया। इस वजह से भारत से जो फाइन कॉटन वहां इंपोर्ट होता था वो कम होने लगा। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। From the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas market for their cloth. अर्ली 19th सेंचुरी से ही ब्रिटिश क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स दूसरे देशों में अपने लिए नए मार्केट्स की तलाश कर रहे थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। Excluded from the British market by tariff barriers, Indian textiles now faced stiff competition in other international markets. टैरिफ के वजह से ब्रिटिश मार्केट से इंडियन टेक्सटाइल बाहर हो गया था और ब्रिटिश क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो दूसरे देशों में मार्केट्स खोज रहे थे अपना माल बेचने के लिए, इस वजह से दूसरे देशों में इंडियन टेक्सटाइल को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। If we look at the figures of export from India, we see a steady decline of the share of cotton textiles from some 30% around 1800 to 15% by 1815. By the 1870s, this proportion had dropped to below 3%. अगर हम भारत से कॉटन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट फिगर्स को देखें तो पाएंगे कि इसमें स्टेडी डिक्लाइन हो रहा था। 1800 में एक्सपोर्ट लगभग 30% था। 1815 में यह घटकर 15% पे आ गया। 1870s तक तो ये परसेंटेज गिरकर 3% से भी नीचे हो गया था। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया था। What then did India export? The figures again tell a dramatic story. While exports of manufacturers declined rapidly, export of raw materials increased equally fast. तो सवाल ये आता है कि भारत ने किन चीजों का एक्सपोर्ट किया। फिगर से हमें एक अलग स्टोरी पता चलती है। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट तेजी से गिरा, वहीं रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा। तो फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से
कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। Between 1812 and 1871, the share of raw cotton exports rose from 5% to 35%. Indigo used for dyeing cloth was another important export for many decades. 1812 से 1871 के बीच रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट 5% से 35% तक बढ़ गया। कपड़े को डाई करने के लिए जो इंडिगो यानी नील का उपयोग होता था, उसका एक्सपोर्ट भी कई डिकेड्स तक होता रहा। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया था। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। एंड एज यू हैव रीड लास्ट ईयर, opium shipments to China grew rapidly from the 1820s to become for a while India's single largest export. जैसा कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि 1820 से चाइना को बड़ी मात्रा में ओपियम यानी अफीम का एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। कुछ समय तक इंडियन एक्सपोर्ट में ओपियम का शेयर सबसे ज्यादा रहा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था, 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा। Britain grew opium in India and exported it to China, and with the money earned through this sale, it financed its tea and other imports from China. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भारत में अफीम की खेती करवाई और उसे चाइना एक्सपोर्ट किया। ओपियम के एक्सपोर्ट से जो पैसा मिलता था कॉलोनियल गवर्नमेंट को, उसके बदले चाइना से चाय और दूसरे प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया जाता था। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था, उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। ओवर द 19th century, British manufacturers flooded the Indian market. Food grain and raw material exports from India to Britain and the rest of the world increased. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडियन मार्केट में फैल गया। भारत से ब्रिटेन में और दूसरे देशों में फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने लगा और इसमें इजाफा भी हुआ। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया was much higher than the value of British imports from India. Thus, Britain had a trade surplus with India. ब्रिटेन से जो गुड्स भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वहीं भारत से जो गुड्स ब्रिटेन भेजा जाता था, उसकी कीमत बहुत कम थी। इसलिए ब्रिटेन हमेशा भारत के साथ ट्रेड सरप्लस में रहा, क्योंकि ब्रिटेन भारत में फिनिश्ड गुड्स भेजता था और भारत से ब्रिटेन रॉ मटेरियल ज्यादा था। और हमें पता है कि फिनिश्ड गुड्स की कीमत रॉ मटेरियल से ज्यादा होती है। और तो और ब्रिटेन ने तरह तरह के टैरिफ्स टैक्सेस लगाए हुए थे। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। ब्रिटेन यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट्स विद अदर कंट्रीज, दैट इज with countries from which Britain was importing more than it was selling to. ब्रिटेन इस सरप्लस का यूज दूसरे देशों के साथ हुए ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए करता था। ब्रिटेन जिन कंट्रीज से ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट कम करता था, उन कंट्रीज के साथ ब्रिटेन ट्रेड डेफिसिट में था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। This is how a multilateral settlement system works. It allows one country's deficit with another country to be settled by its surplus with a third country. इसी तरीके से मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम काम करता है। इसमें एक देश के दूसरे देश के साथ ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए किसी तीसरे देश के साथ ट्रेड सरप्लस करके बैलेंस किया जाता है। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। देखिए, मान लीजिए कोई ए कंट्री है और कोई बी कंट्री है। ए बी के साथ जब ट्रेड करता है, तो ए को
ट्रेड डेफिसिट होता है। लेकिन जब ए सी के साथ ट्रेड करता है तब ए को सरप्लस होता है। तो ऐसे मैनेजमेंट करके इस ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस के साथ बैलेंस कर लेता है। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट्स, इंडिया प्लेड अ क्रूशल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। लेट 19th सेंचुरी में भारत ने ब्रिटेन के ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करके वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रूशल रोल प्ले किया था। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। Britain's trade surplus in India also helped pay the so-called home charges that included private remittances home by British officials and traders, interest payments on India's external debt, and pensions of British officials in India. ब्रिटेन का जो भारत के साथ ट्रेड सरप्लस था, उससे वो सो कॉल्ड होम चार्जेस भी पे करता था। होम चार्जेस का मतलब वो पैसा जो इंडियन इकोनॉमी से निकल रहा है बट पहुंच रहा है ब्रिटेन में। होम चार्जेस में ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स द्वारा अपने घर भेजे गए निजी रकम शामिल थे। भारत में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स काम कर चुके थे उनके पेंशन्स शामिल थे। भारत के एक्सटर्नल डेट पर जो इंटरेस्ट पे करना होता था वो शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेती थी, उस लोन का यूज ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में होता था, बट उस लोन के जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता था वो भारत से ज्यादा था। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। ये फोटो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस की है। ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस का नर्व सेंटर यानी मेन सेंटर यही था। यहीं से सारे मेन डिसीजंस लिए जाते थे। ये सूरत और वहां बहने वाली नदी की फोटो है। 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी में सूरत वेस्टर्न इंडियन ओशन में ओवरसीज ट्रेड का मेन सेंटर था। इस मैप में 17th सेंचुरी के एंड में भारत का वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड रूट्स था उसको दिखाया गया है। आप इस मैप को स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।